Welcome back in the second lecture of topic 7. In the previous lecture, we have started about the basic concepts of radiation emission. So, in the previous lecture, we have discussed about some topics like a topic absorption and emission of radiations. तो वहाँ हमने पढ़ा और वहाँ हमने पढ़ा था stimulated emission के बारे में. तो अब आज हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. इस लेक्चर में हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से, जो डिटेल में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. तो इसके मैं फिर से बता दूं कि तीनों लेक्चर आप कंबाइंडली पढ़िएगा सो दैट आप एक साथ इन चीज़ों को समझ सकें. तो स्टिमुलेटेड एमिशन, अब यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड एमिशन में अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट पर चले जाएं, या मैं दूसरे टेक्निकल एक लैंग्वेज में आपको बोलूं कि एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं हमारे लोअर स्टेट में, जो हमारे ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हैं. ठीक, तो द पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द ग्राउंड स्टेट एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. कुछ ही हमारे एक्साइटेड स्टेट पर होते हैं. अगर हम ऐसा करें कि इस सारी पॉपुलेशन को उठाकर किसी तरीके से बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय द एक्सटर्नल मेथड्स, उसको उठाकर पूरा का पूरा उठाकर हम उसको कहाँ पहुंचा दें, उसको हम ऊपर पहुंचा दें. ठीक, मतलब उसको हायर स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन्स को सबको पहुंचा दें. दैट मीन्स वी आर इन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं. हमने क्या किया, सारी जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको इन्वर्ट कर दिया, ना कि वो ग्राउंड स्टेट से उसको उठाकर सारे के सारे हमने एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा दिए. अब क्या होगा एग्जैक्टली, अब मान लीजिए किसी एक्सटर्नल सिमुलेशन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको टकराता हूँ फोटोन, ये टकराते के साथ ही ये दूसरे से और दो तीसरे से, और उसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक हमारा मल्टीप्लिकेशन, जो एवलांचे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपने सुना होगा डायोड के केस में, वो प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और स्लोली दे स्टार्ट कमिंग बैक टू द लोअर स्टेट्स. अब ये फिर से क्या लोअर स्टेट पर आने लगेंगे, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ एच न्यू विल कम आउट फ्रॉम दिस स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर बीम की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये एक खास बात हमने जो पढ़ी थी, ये सारे फोटोन एक फेज में रहते हैं. ये सारे फोटॉन्स एक ही फेज में रहते हैं, इसलिए जो हमारी आउटपुट है वो कोहेरेंट सोर्स ही काम करती है. तो ये था हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस. तो अब इसको आप थ्योरेटिकली यहाँ से पढ़ सकते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम पे सारे एक्साइटेड स्टेट पर नहीं होते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल मेथड से उसको हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जब वो वापसी आते हैं उस एमिशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं. ये तो हम जानते हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, विच इज द नेसेसरी कंडीशन टू react the laser as the मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्स, और वो भी हाई इंटेंसिटी, मतलब लेजिंग एक्शन के लिए काफी नेसेसरी कंडीशन है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमिशन इन केस ऑफ लेजर इज द स्टिमुलेटेड एमिशन, नॉट द स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक, अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, दैट प्रोसेस मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट पर ले जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग टेक्निक्स. दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड एज द पंपिंग टेक्निक्स. और नॉर्मली जो हमारी लेजर सेमीकंडक्टर्स है, उस केस के अंदर जो पंपिंग टेक्निक्स है वो हम करते हैं बाय द इंजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मटेरियल एट द डिवाइस कॉन्टेक्ट्स और थ्रू द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मेथड. इस मेथड के थ्रू हम एक्सटर्नली इंजेक्टेड फोटॉन्स को वहां पर डालते हैं, सो दैट वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट पे चले जाएं, ताकि स्टिमुलेटेड एमिशन हमारी होने लगे.
अब ये है हमारा पूरा सिस्टम। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को भी और फर्दर में एम्पलीफाई करना चाहता हूँ। अब जरूरी थोड़ी है कि ये एक साथ बाहर निकलेंगे, हो सकता है एक आया उसके पीछे पीछे दूसरा तीसरा, हो हैं तो बहुत सारे, बट एक साथ नहीं है। अब ये अगर एक साथ जाएंगे तो ही क्या होंगे, ये एम्पलीफाई हो पाएंगे। तो इसी चीज को हम कहते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन, और दैट कैन बी डन बाय द ऑप्टिकल फीडबैक सिस्टम। ठीक, और जहां एम्पलीफिकेशन है वहां ऑसिलेशंस हैं। तो ये चीज अब हम थर्ड प्रोसेस है हमारा, थर्ड बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइट एम्पलीफिकेशन इन लेजर occurs when a photon colliding with an atom in excited state causes stimulated emission of second photon and both these photons release two more। मतलब एक के बाद एक ये टकराते जाएं, और टकराने के बाद क्या हो, दूसरे को और दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को, इस तरीके से एक साइक्लिक रिएक्शन हमारी हो जाए, जिससे ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो फोटॉन्स हैं, वो एक साथ ही बाहर निकले, और बाहर निकलेंगे तो एक एम्पलीफाइड कोहेरेंट एमिशन हमें मिलेगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम करते हैं बाय डेवलपिंग अ कैविटी विद इन द पीएन जंक्शन लेजर डायोड। पीएन जंक्शन लेजर डायोड के अंदर इसको हम बनाते हैं, और यही नेसेसरी कंडीशन है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये लेजिंग एक्शन के लिए या कोहेरेंट सोर्स डेवलप करने के लिए हमारी सबसे नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, ये कैसे करी जाती है, एक कैविटी बना के। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्लेसिंग और फॉर्मिंग मिरर्स एट द एंड ऑफ एम्पलीफाइंग मीडियम। अब जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां हम एक क्या करेंगे, मिरर फॉर्म कर देंगे, इस इधर भी मिरर और इधर भी मिरर। अब होगा क्या एग्जैक्टली, जब यहां से कोई फोटोन आ रहा है, वो फोटोन आया, और वापसी गया, टकराया वापसी गया, इतने में दूसरा आया, वो भी इसके साथ मिल गया, तीसरा आया साथ मिल गया, और ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, इसी तरह से करते जाएंगे तो आप देखें कि ये इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो लाइट जो हमारी है वो एम्पलीफाई होती चली जाएगी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द बेसिक फेबरे-पेरोट कैविटी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस कैविटी का एक ग्लास जो हमारा, एक साइड मिरर तो उसकी कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव रहती है और एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव रहती है, जो कि एक, मैं कह रहा हूं आपसे, एक फिल्टर का काम करती है। कैसे, अब इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटॉन्स हैं, आप मान के चलें कि यहाँ जो फोटॉन्स हैं, एक अजम्पशन हम अगर लें कि एक हमारे फोटॉन, इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करते समय भी कुछ लॉसेस, जैसे पिछले यूनिट में हमने, पिछले टॉपिक्स में हमने देखा और द स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, तो कुछ लॉसेस तो ये होंगे, दैट आर द अल्फा प्रोपगेशन लॉसेस। उसके बाद ये यहाँ टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तो कुछ एनर्जी अपनी देगा इसको, तो ये हमारे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस के लॉसेस होंगे। अब ये हमारा टोटल हो गया लॉसेस। बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगले लेक्चर में ये काम भी आएगी। तो यहाँ जितने लॉसेस हैं हमारे, ठीक, और साथ ही साथ ये हर बार जैसे ही रोटेट कर रहा है गेन भी होता जा रहा है, ठीक, मतलब एम्पलीफिकेशन भी होता जा रहा है कंटिन्यूसली और लॉस भी होता जा रहा है। अब अगर जब ये लॉसेस बराबर गेन के हो जाएंगे, या कहीं स्लाइटली गेन हल्का सा बड़ा हो जाएगा, तो इस ऑप्टिकल सरफेस से ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्स मुझे आउटपुट पे मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया ये मेरा पार्शियल है, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे तो आएगा जब ये सारे लॉस मिलकर गेन ज्यादा होने लगे, हल्का सा ज्यादा होने लगेगा, तुरंत ही बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन आया बाहर, एक फोटोन आया बाहर, अब ये एक साथ एक मोनोक्रोमैटिक आउटपुट हमें यहां पर मिलेगा। ये फंक्शन है हमारा फेबरी-पेरोट कैविटी का, इसको हम फेबरी-पेरोट रेजोनेटर भी कहते हैं। अब एक कंडीशन हम अगर माने, एक कंडीशन इस माने कि उस कंडीशन के अंदर एक कैविटी जो है हमारी, उस कैविटी में जो फोटोन आ रहा है वो मेरा एक इस साइड में है और दूसरा भी इसी साइड में ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, हायर साइड, मतलब हायर इंटेंसिटी, और मान लीजिए एक फोटोन इस तरफ और एक फोटोन इस तरफ, तो वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। तो ये दो हमने कंडीशन सिलेक्ट करी,
उससे हमें समझ में आया कि हाँ इस तरह की चीजें वहां पर होंगी। दैट मीन्स देयर विल दैट कैविटी विल अकर एज एन ऑसिलेटर सर्किट, जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी होगा, लाइट के लिए मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो अगर मैं कहूं दिस ऑप्टिकल कैविटी फॉर्म दैट एक्ट्स एनालॉगस टू एन ऑसिलेटर देन an amplifier as it provide positive feedback of photons by reflection of mirrors at the end of cavity। सिंपल एक आप अगर फीडबैक सिस्टम की तरह देखें तो फीडबैक सिस्टम की तरह वो क्या करता है, हर बार आउटपुट करंट इनपुट में जाकर ऐड हो जाता है, फिर से वो आगे ट्रेवल होता है। तो दैट बिहेव्स दिस पर्टिकुलर कैविटी आल्सो बिहेव लाइक अ ऑसिलेटर सर्किट। ठीक, अब ये चीजें थ्योरेटिकल है, आप देख लीजिएगा कि एक मिरर मैंने आपको बता चुका हूं कि वह एक मिरर उसका पार्शली होता है जब एक स्टेबल स्टेट ऑब्टेन हो जाती है। गेन इक्वल्स टू लॉस वाली कंडीशन को ध्यान रखिए, आगे काम आएगी। तो बीम में हमारी क्या होती है, वो बाहर नाउ द ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस की बात करें, ऑसिलेशंस हमारे हैं, हो सकता है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये गेन है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हायर गेन है, ठीक, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लोअर गेन है, तो दिस इज कॉल्ड द गेन कर्व एंड दिस इज द स्पेक्ट्रल बैंड। बेसिकली होता नैरो है, मान लिया कि लेजर के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत, जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम है, कम फ्रीक्वेंसी ही होती है, बट ये कम, हम आइडियल केस में इसको कोहेरेंट नहीं कहेंगे। ये ठीक उसी तरह से बात हुई कि भाई जब हम बात करते हैं कि एक 60% वाला स्टूडेंट है और एक 90% वाला स्टूडेंट है, तो हम डिफर करना बड़ा आसान रहता है। बट जब 90 की 92 से करने लगे तो फिर अब वहां पर भी है, ठीक, तो वहां पर भी अपना कंपटीशन हैगा। तो यहाँ पर भी जो स्पेक्ट्रल बैंड है वो उसका नैरो, नैरो मतलब अगर मैं ये कहूँ एक तो ये है और एक मेरा बैंड ये है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कम फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रल बैंड होता है। ठीक, ये हमारी कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है ऑसिलेशन के केस के अंदर। बैंड वाली बातें, द मेजर लॉस इन एम्पलीफाइंग मीडियम इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन लॉसेस की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से वहां पर एक स्पेक्ट्रल बैंड फॉर्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट गेन होते हैं, रेजोनेंस क्रिएट होता है, ठीक, मतलब ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज भी ध्यान रखें, उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी, आप पिछले अगर टॉपिक्स को याद रखें, आप डिस्पर्जन को याद हो, अगर स्कैटरिंग आपको याद हो, कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो देयर आर अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब वेरियस मोड्स एग्जिस्ट, और वेरियस मोड एग्जिस्ट देयर विल बी डिस्पर्जन, एंड दैट डिस्पर्जन इज कॉल्ड एज द डॉपलर ब्रॉडनिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक ऑसिलेशन, या ये ऑसिलेशन हमारी डॉपलर ब्रॉडनिंग विद इन द मीडियम। कौन से मीडियम, फेबरी पैरोट कैविटी, कैविटी के अंदर ये ब्रॉडनिंग हमारी होती है, मतलब लॉसेस होते हैं, सिंपल सी ये बात। ये हमारा फाइनाइट स्पेक्ट्रल विड्थ कर्व जो मैंने आपको अभी समझाया, जिसमें इस साइड में रिलेटिव एम्पलीफिकेशन और इस साइड में फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक सफिशिएंट पॉपुलेशन इन्वर्जन हम करवाते हैं। सफिशिएंट पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के बाद दोनों मिरर के बीच में हमारी क्या है, ये टेक्निकल एक लैंग्वेज है, एक स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती है, एक वेव्स इधर से गई, स्टैंडिंग वेव्स मतलब एक फीडबैक वेव जनरेट होती है। फीडबैक वेव जनरेट होने की वजह से हमारे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर हम लेंथ ले लें जिसमें ऑसिलेशंस जो हैं वो हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो अच्छे से अच्छा हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड by the term L। Thus when the optical spacing is L, the resonant condition जो हमारी होगी वो L equals to lambda q upon 2n, where q is the integer। यहाँ integer ये है कि वो कब ऑसिलेशन होगा, पहले चक्कर पे, दूसरे चक्कर पे, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, L। ये आप ध्यान रखें। So there will exist the discrete emission frequencies। अगर lambda h इक्वल्स टू क्या करें, f इक्वल्स टू c बाय लैम्डा आप पुट करें, देयर विल एग्जिस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज ये आप ध्यान रखें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज मुझे मिलेंगी, मतलब डिस्क्रीट मोड्स हमारे होंगे। ठीक है, वहां पर ऑसिलेशन है, पहले एम्पलीफिकेशन है, उसकी वजह से हम ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब डिफरेंट मोड्स हैं,
और वो बाहर कब निकलेगी, जब लॉस और गेन बराबर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने 2 लेक्चर में यहाँ पर इकट्ठी करी हैं, इसको हम अगले लेक्चर में यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उसको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे और टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।